लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन कथित तौर पर मंगलवार को वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के बीच हुई आमने सामने की बैठक से खुश हैं, जो दशकों में पहली सीधी राजनयिक बातचीत थी। मार्को रूबियो ने दोनों देशों के राजदूतों की मेजबानी की, जो आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच एक महीने से अधिक समय तक चले युद्ध और उत्तरी मोर्चे पर हालिया तनाव के बाद हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस बैठक को ऐतिहासिक अवसर बताया, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया कि कोई बड़ा समझौता तुरंत नहीं होगा। वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओसारन इस ऐतिहासिक बैठक के महत्व और आगे क्या उम्मीद की जाए इस पर विस्तार से बताते हैं। देखिए। इतिहास बनता हुआ जब दशकों बाद पहली बार इजरायली और लेबनानी अधिकारी अमेरिकी मध्यस्थता में मिले। ये ऐतिहासिक अवसर है। हम जानते हैं कि हम इतिहास के खिलाफ हैं। किन बातों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और यहाँ जो अवसर है, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग संघर्ष विराम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। यह सिर्फ उसी के बारे में नहीं है, यह एक साझा घटना लाने के बारे में है। पिछले 20-30 वर्षों में इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। इसमें समय लगेगा, लेकिन हमें भरोसा है कि यह सार्थक है। यह ऐतिहासिक सभा है जिससे हमें आगे बढ़ने की आशा है। अमेरिकी विदेश विभाग में हुई बैठक में वॉशिंगटन में इजराइल के राजदूत येचिएल लाइटर ने अमेरिका में लेबनान की राजदूत नादा हमद से आमने सामने मुलाकात की। ये 1993 के बाद से इजराइल और लेबनान की सरकारों के बीच पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक थी। हमने आज ये पाया कि हम दोनों एक ही पक्ष में हैं। ये सबसे अच्छी बात है जो हम यहाँ से ले सकते थे। हम दोनों लेबनान को ईरान के प्रभुत्व वाली कब्जा जमाए बैठी ताकत, जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है, से मुक्त कराने में एकजुट हैं। लेबनानी राजदूत ने प्रारंभिक बैठक को सकारात्मक बताया और लेबनानी मीडिया को बताया कि उन्होंने विस्थापित लोगों की अपने घरों में वापसी के लिए युद्ध विराम और सभी लेबनानी भूमि पर पूर्ण राज्य संप्रभुता सुनिश्चित करने की मांग की। दोनों राजदूतों ने कहा कि एक और बैठक होगी, पर तारीख या स्थान नहीं बताया। हम हर मोर्चे पर, सुरक्षा मोर्चे पर और नागरिक मोर्चे पर समझौते पर काम कर रहे हैं, ताकि मिलकर एक पूर्ण शांति संधि हासिल की जा सके। जैसे ही हमारी सुरक्षा संबंधी समस्या हल हो जाती है, हम शांति संधि को आगे बढ़ा सकते हैं और अन्य अब्राहम समझौते वाले देशों की तरह एक सामंजस्यपूर्ण संबंध शुरू कर सकते हैं। लेकिन शांति का रास्ता लंबा है और उसमें कई बाधाएं हैं। जब वॉशिंगटन में बैठक हो रही थी, हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट दागना जारी रखा और आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हमले किए। संघर्ष विराम न होने से लेबनान सरकार को हिजबुल्लाह और समर्थकों की लगातार चुनौती मिलेगी, जो इजराइल से सीधे बातचीत करने की सरकार की इच्छा पर सवाल उठाएंगे और गृह युद्ध का खतरा बना रहेगा। हम इनकार करते हैं। हम इजरायली इकाई से बातचीत नहीं करते। ये वार्ताएं व्यर्थ हैं और इसके लिए लेबनानी सहमति चाहिए, जिसमें रुख को कोई बातचीत नहीं से सीधी बातचीत में बदलना होगा। लेबनान को उसके घटकों की सहमति के बिना इस रास्ते पर ले जाना किसी का अधिकार नहीं, और ऐसा नहीं हुआ। आईडीएफ का हिजबुल्लाह विरोधी अभियान अनिश्चित काल तक जारी है, इसलिए बेरूत पर दबाव बना रहेगा और यहां तक कि जब युद्ध विराम हो भी जाएगा, तब भी इजरायली सेनाएं आने वाले समय में लेबनान की सीमा में बनी रहेंगी। लेकिन बेरूत को इन दबावों से अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि वो बेरूत को मानवीय और लेबनानी सशस्त्र बलों को वित्तीय सहायता देगा। सऊदी अरब, जो खाड़ी देशों के साथ मिलकर लेबनान को पुनर्निर्माण सहायता देने से बचता रहा है, अब पर्दे के पीछे हिजबुल्लाह को हाशिए पर लाने में लेबनान का समर्थन करने की तैयारी में है। इसलिए भले ही एक बैठक में शांति या युद्ध विराम ना मिले, सबसे अहम है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और वर्षों के वर्जन टूटे हैं और दशकों में पहली बार युद्ध और शांति के फैसले आखिरकार लेबनान राज्य के हाथों में लौट रहे हैं। अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है, लेकिन इजराइल लेबनान शांति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो और जानकारी के लिए खुशी है कि फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के रिसर्च फेलो हुसैन अब्दुल हुसैन अब वॉशिंगटन से हमारे साथ हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। सचमुच ये ऐतिहासिक समय है। वॉशिंगटन में आमने सामने मुलाकात के बाद आपकी राय जानते हैं। इजरायली और लेबनानी राजदूतों के बीच दशकों बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई।
ये छोटे कदम हैं, लेकिन आपकी नजर में ये अच्छी शुरुआत है? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आखिरकार बेरूत को एक संप्रभु सरकार के रूप में मान्यता दी है। कम से कम 1983 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेबनान के साथ अन्य देशों के प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार किया है, चाहे वो असद के अधीन दमिश्क हो या असद के बाद का दमिश्क हो। हिजबुल्लाह को प्रमुख शक्ति मानकर व्यवहार करना और इसी के तहत जब भी वे लेबनान में कुछ भी प्रबंधित करना चाहते थे, तेहरान से व्यवहार करना। मेरे विचार में ये बहुत लंबे समय बाद पहली बार है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये तय किया है कि बेरूत अब इतना परिपक्व और जिम्मेदार है कि वह इजराइल के साथ आमने सामने द्विपक्षीय वार्ता कर सके। मुझे लगता है कम से कम मेरे लिए यही सबसे बड़ी खबर है। इसके बाद दोनों पक्षों में जो सहमति बनेगी वह देखना है, पर यह शानदार शुरुआत है। आपके बोलते वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल, मार्को रूबियो जो उस बैठक के केंद्र में है विदेश मंत्री के रूप में, इस समय ट्रंप प्रशासन के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं कि भविष्य की बैठकों में कौन होगा, लेकिन नईम कासिम नहीं चाहते थे कि लेबनान उस बातचीत में शामिल हो। उन्होंने बैठक को बेकार कहा, जबकि वो अभी हुई भी नहीं थी। जोसेफ ऑन राष्ट्रपति ने न सिर्फ बैठक में लेबनान के राजदूत को भेजा, बल्कि वो अब तक की प्रक्रिया से भी संतुष्ट हैं। इससे आपको क्या संकेत मिलता है? आप कौन सी जानकारी साझा कर सकती हैं? खैर, इससे मुझे ये पता चलता है कि हिजबुल्लाह और नईम कासिम राज्य की अवधारणा या चुनी हुई सरकार या उनका काम कैसे होता है ये नहीं समझते। और विडंबना ये है कि हिजबुल्लाह किसी भी मुद्दे पर, जैसे कि इजराइल से बातचीत करने पर, आम सहमति की मांग करता है, जबकि हिजबुल्लाह अपने ही हथियारों पर आम सहमति स्वीकार नहीं करता, जो कि स्पष्ट रूप से वो लेबनान में प्राप्त नहीं कर सकता। हिजबुल्लाह अपना काम खुद करता है और किसी को दखल नहीं देने देता। उसी समय वो सोचता है कि एक निर्वाचित सरकार निश्चित रूप से राष्ट्रपति तान को एक निर्वाचित संसद द्वारा चुना गया था और सरकार खुद भी उसी निर्वाचित संसद द्वारा चुनी गई थी। तो हमारे पास ऑन की तरफ हर तरह की वैधता है, और फिर आपके पास वो आदमी है जिसकी मिलिशिया आधा दर्जन यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, लेबनानी संविधान और लेबनानी सरकार की सभी शर्तों का उल्लंघन कर रही है। कहते हैं तुम वैध नहीं हो, किसी से बात करने से पहले मुझसे सलाह लो। और हिजबुल्लाह जाहिर है आज भी इजराइल के उत्तरी इलाकों पर लगातार हमला कर रहा है। जैसा कि आपने अमेरिकी विदेश विभाग में हुई उन वार्ताओं के बाद इजरायली राजदूत को ये कहते हुए सुना होगा कि फ्रांस को कूटनीतिक प्रयासों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उन्हें बातचीत के आसपास भी नहीं होना चाहिए। इजरायली राजदूत की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और आप वास्तव में किसे देखते हैं जो उत्तरी मोर्चे पर शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने में मदद करने में शामिल हो सकता है? फ्रांस के मामले में राजदूत सही थे। फ्रांस का लेबनान से जुड़ी चीजों में हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। पिछले दशकों में फ्रांस ने तेहरान का दिल जीतने के लिए लेबनान को दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। फ्रांस ने कई बार लेबनानी सरकार के खिलाफ हिजबुल्लाह का समर्थन किया है। फ्रांस कुछ भी पेश नहीं करता। फ्रांस वास्तव में लेबनानी सरकार या लेबनानी सेना को कोई सहायता या समर्थन नहीं देता। आपके सवाल के जवाब में, इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत में अमेरिका के अलावा किसे शामिल होना चाहिए? किसी को नहीं। रियाद को इस बातचीत में जगह नहीं मिलनी चाहिए, दोहा को भी इस बातचीत में जगह नहीं मिलनी चाहिए, अंकारा को इस बातचीत में शामिल नहीं करना चाहिए। मूल बात यह है कि यह लेबनानी सरकार संप्रभु होनी चाहिए और उसे इजराइल से द्विपक्षीय तरीके से बात करनी चाहिए। और इस समय लेबनान के राष्ट्रीय हित इस पर सभी सहमत है कि वे सऊदी अरब, ईरान, तुर्की या किसी भी अन्य क्षेत्रीय मध्य शक्ति, जैसा कि वे खुद को कहते हैं, उनसे अलग है। हुसैन अब्दुल हुसैन, आपकी समझदारी की सराहना करती हूँ। धन्यवाद। वॉशिंगटन से लाइव आपके समय के लिए आभार। धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडियो में आपका स्वागत करना मेरे लिए खुशी की बात है। रिजर्व लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉन्ड्रिकेज, पूर्व आईडीएफ अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में सीनियर फेलो। और स्टूडियो में अभी भी हमारे साथ है सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टमैन। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ सामने आ रहा है।
जॉनथन, मैं अभी जो सुना उसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। उत्तर मोर्चे पर कूटनीतिक समाधान के प्रयासों पर आपका आकलन और राय। मुझे लगता है हुसैन सही थे और मुझे लगता है कि हम बस शुरुआत में हैं। अगर सब ठीक रहा तो एक लंबा, चुनौतीपूर्ण और उतार चढ़ाव भरा रास्ता हो सकता है जो अंततः लेबनान के लोगों और इजराइल के लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। कई खराब इरादों वाले तत्व हैं जो इन वार्ताओं को पटरी से उतारने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि जिस दिन हिजबुल्लाह लेबनान में हिंसा का इस्तेमाल करेगा ताकि लेबनानी नेताओं को बातचीत जारी रखने से रोका जा सके, वो दिन दूर नहीं है। वे हिंसा का सहारा लेंगे, चाहे वो सड़कों पर प्रदर्शन, दंगे हों या लेबनानी नेताओं की निशाना बनाकर हत्या। वे निराशा में इसे पटरी से उतारने की कोशिश जरूर करेंगे और निश्चित रूप से वे शायद अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ लड़ाई में करेंगे ताकि इजराइल को उकसाया जा सके। हद से ज्यादा करने से लेबनानी राज्य के लिए संभालना मुश्किल होगा। और निश्चित रूप से हम बाद में ईरान के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारे पास है वो एक ऐतिहासिक क्षण है। खुशी है कि ये अमेरिकी नेतृत्व में हो रहा है। ये लेबनानी सरकार के लिए अच्छा समय है। इसके लिए उन्हें श्रेय मिलना चाहिए कि वे डटकर बोले, हम इजराइल के साथ शांति पर चर्चा करने आए हैं। मैं उनके द्वारा इसे वास्तव में संभव बनाने के लिए किए गए कार्यों के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़िए और कहिए। मुझे लगता है वे कार्यान्वयन के मामले में बहुत पीछे है और आप जानते हैं उनके पास संघर्ष विराम को 24 के अंत में अपनाने के बाद से आज तक हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने का पूरा 1 साल था। उन्होंने कहा था कि वे जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। वे ऐसा करने के करीब भी नहीं पहुंचे हैं। और असली सवाल यहाँ ये है, आप जानते हैं असली निर्णायक कारक जो तय करेगा कि ये शांति वार्ता कहाँ जाएगी वह है, क्या लेबनानी सरकार हिजबुल्लाह को निरस्त्र कर सकती है? ये कब शुरू होगा? अगर हिजबुल्लाह को निरस्त्र नहीं किया गया तो ये व्यर्थ की कोशिश होगी, क्योंकि इजराइल की मुख्य जरूरत सुरक्षा है और इस ईरानी आतंकवादी संगठन के हाथों से हथियारों को बाहर निकालना है। इसे साबित करने की पूरी जिम्मेदारी लेबनानी सरकार पर है। मुझे उम्मीद है वे इन बातों पर कार्रवाई करेंगे जिससे लेबनान, इजराइल और क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। संभावित सकारात्मक कदमों की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू आज शाम आने वाले घंटों में एक सुरक्षा कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं ताकि संभावित युद्ध विराम पर चर्चा की जा सके। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता, खासकर उत्तरी मोर्चे पर। आप इस तरह की बैठकों और इस समय को कैसे देखती हैं? मुझे नहीं लगता कि ये संयोग है। मुझे लगता है कि ये एक अमेरिकी, इजरायली, लेकिन मुख्य रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाली योजना का हिस्सा है, जहां अमेरिका दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि हाँ, इजराइल भी कूटनीति को एक मौका देने जा रहा है। यहाँ समस्या जाहिर है हिजबुल्लाह है, जो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बातचीत सफल हो और वे इन्हें पटरी से उतारने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। यहाँ दूसरा कारक ईरान है। ईरानी लोगों ने कोशिश की है और अब तक वे इसमें असफल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को इजराइल, हिजबुल्लाह और लेबनान की स्थिति से जोड़ा जाए। मुझे लगता है कि इजराइल इस अंतर को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कर सकता है करेगा। ये एक रणनीतिक दीर्घकालिक अंतर है जिसे इजराइल को बनाए रखना और सुरक्षित रखना जरूरी है। अब अमेरिकी दबाव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल ऐसा होने देगा। लेबनान में युद्ध विराम तब तक नहीं हो सकता जब तक हिजबुल्लाह वहां है, हथियार बंद है, दुश्मनी रखता है और इजरायली नागरिकों को मारने की कोशिश कर रहा है, जब तक इजरायली नागरिकों पर रॉकेट और ड्रोन दागे जा रहे हैं। और आज ही दिन में उन पर फिर से रॉकेट और ड्रोन्स दागे गए थे। ओवन, आपकी क्या राय है? ठीक है, 2 बातें हैं। जॉनथन ने सही कहा कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी हथियार हैं और ईरान की समस्या है। नेतन्याहू के लिए अपने कैबिनेट और उसके बाहर युद्ध विराम के पक्ष में समर्थन जुटाना एक और चुनौती है। ये इजराइल की आंतरिक राजनीति का मामला है। उत्तरी निवासियों को क्या सोचना चाहिए बेनिटो, जब मध्यम अवधि की सुरक्षा को लेकर उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं? लंबी अवधि की बात तो छोड़ ही दें, नेतन्याहू के सामने यह समस्या है जो हल हो सकती है। अगर अमेरिकी दबाव है तो सुरक्षा कैबिनेट को मानना पड़ेगा और नेतन्याहू को राजनीतिक परिणाम संभालने होंगे। फ्रांस पर एक और बात, हमने कल रात अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिएल लाइटर को हमारे अपने माइक वेगनहाइम के सवालों का जवाब देते हुए सुना, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी सरकार के बारे में और इजराइल द्वारा उन्हें वार्ताओं से दूर रखने की इच्छा के बारे में कुछ खास बातें कही।
हमने राष्ट्रपति मैक्रों के सलाहकार ऑफर ब्रॉनस्टीन से प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया। यह कहा गया है कि फ्रांस दोनों पक्षों के बीच वार्ता की तैयारी के सभी विवरणों में शामिल है और उन वार्ताओं के आयोजन और मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना जारी रखे हुए है। चीजें तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, जो लेबनानी संप्रभुता और लॉजिस्टिकल व इंटेलिजेंस समर्थन सहित सभी के हित में होगा। तो अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि अब आप उन्हीं के साथ हैं।